बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचकर इस पद पे चयनित होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है मोना, पहली बार जब आपको पता चला कि आप डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? जी सर, सर चूँकि अभी 1-2 दिन से था ऐसा कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो उसका इंतज़ार ही कर रहे थे। आज सुबह से तो बिल्कुल ये मन में संशय था कि रिज़ल्ट आने वाला है, कैसा होगा, क्या होगा। उत्सुकता भी थी उसको लेकर कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो हम लोग इंतज़ार ही कर रहे थे। और सुबह से ही मैं वेबसाइट हर 2-2 मिनट में चेक कर रही थी। और जब रिज़ल्ट आया तो मुझे मैं अभी चूँकि कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हूँ इंदौर में ही, तो अपने एक कलीग का फ़ोन आया कि मोना रिज़ल्ट चेक किया और डिप्टी कलेक्टर हूँ। तो मैंने कहा उनसे कि मजाक मत करो, सही सही बताओ। तो उन्होंने कहा हाँ सच में। मैंने कहा फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि इतनी बड़ी बात है। तो मैंने देखा, फिर मैंने सर्च किया, मेरा नाम था। फिर भी मैं दुविधा में थी। मैंने कहा एक बार रोल नंबर भी मिला लेते हैं, मतलब 100% जब तक श्योर ना हो तब तक खुशी ना मनाए तो बेहतर है। तो फिर मैंने रोल नंबर चेक किया और रोल नंबर को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार चेक किया, क्योंकि सपने जैसा लग रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर फाइनली देखा, तब समझ में आई। सबसे पहला कॉल आपका किसको था, मतलब जब आपको पता चला कि आपका चयन सूची में 12वें स्थान पर आपका नाम अंकित है? जी सर। तो पहला ख्याल आपके दिमाग में, पहला फोन किसको करने की इच्छा हुई? सर चूँकि मैं तैयारी कर रही हूँ तब से ही, और बचपन से ही अपनी जो माताजी हैं उनके बहुत करीब हूँ, और अभी मैं उनसे दूर हूँ कुछ समय के लिए, वो घर गई हुई हैं। तो मेरा पहला रिएक्शन यही था कि मम्मी को बताना है। तो सबसे पहले मैंने अपनी माताजी को कॉल किया और मैंने उनसे कहा कि आपको पता है मम्मी अब आप किसकी मम्मी हो? उन्होंने कहा किसकी? मैंने कहा अब आप डिप्टी कलेक्टर की मम्मी हो। तो वहाँ पे मम्मी भी बहुत खुश, और परिवार में हर एक व्यक्ति जो है बहुत खुश, मतलब खुशी की लहर दौड़ी हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी यात्रा किस तरीके से रही, कैसे आपने शुरुआत की पढ़ाई की, और पूरी यात्रा के दौरान क्या कठिनाइयाँ रही, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, चूँकि सर मैं एक सामान्य किसान परिवार से संबंध रखती हूँ, और सर मैंने तैयारी जो है वो मेनली लॉकडाउन में स्टार्ट की थी। लॉकडाउन के समय पर मैंने यूट्यूब से कुछ ऑनलाइन चैनल्स देखे थे और तब मैंने तैयारी प्रारंभ की। सर जो स्टडी IQ चैनल है उस पर करंट अफेयर्स के जो वीडियोस हैं उनसे काफ़ी हेल्प मिलती थी। चूँकि सर वहाँ पर एक स्टोरी की तरह बताते हैं तो वो सुनने में भी इंटरेस्टिंग लगता था, और कहानी जो है वो लंबे समय तक याद रह जाती है, छप जाती है माइंड में, फैक्ट नहीं रहते। तो सर वहाँ से मुझे सहायता मिली। और सत्यम सर आप? जी तो अगेन मोना बहुत बहुत बधाई हो आपको फिर से। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पद पर आप चयनित हुई हैं, तो वहां पर पहुंचकर अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? सर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इसके पहले चूंकि मेरा पहला प्रयास जो है वो MPPSC 2022 में था, और उसका रिजल्ट आया था, उसमें मेरा कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था। तो तब भी खुशी थी, तब खुशी एक अलग प्रकार की थी कि पहली बार कोई एग्जाम दिया है और पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया है, तो वो खुशी भी थी। और चूंकि परंतु जब हम MPPSC की तैयारी प्रारंभ करता है कोई भी छात्र या फिर छात्रा, तो हम लक्ष्य एक चीज लेकर चलते हैं कि हमको डिप्टी कलेक्टर बनना है। और इस बार के रिजल्ट में चूंकि डिप्टी कलेक्टर का जो लिस्ट है उसमें अपना नाम देखा 12वें स्थान पर मध्य प्रदेश में, तो अब लगा कि एक जो शांति का भाव रहता है मन में वो आ गया है, और डिप्टी कलेक्टर में बन गई हूँ। तो जैसा कि कई बार हमारी क्लासरूम में भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। जी सर। आपका जो अंतिम लक्ष्य था कि मुझे एक न एक दिन, जो कि आप क्लासरूम में भी कहा करती थी मुझसे, कई बार रवि सर से भी कहा करती थी कि सर मुझे एक दिन DC के पद पर, SDM के पद पर पहुंचना है। आज आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उस पद पर आप पहुंची हैं, आप कैसा फील कर रही हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। जी सर। जी, और इसके साथ साथ एक और काउंटर क्वेश्चन मैं आप ऐड करूंगा, आप कैसा फील कर रही हैं, और जब आपने अपने माता पिता को इसके संबंध में सूचना दी तो उनका रिएक्शन क्या था, वो थोड़ा सा आप बताइए। जी सर, बिल्कुल। सर अभी परिणाम आया है MPPSC 2023 परीक्षा का, और PDF में अपना नाम देखकर, और नाम के ऊपर जो लिस्ट है उसमें डिप्टी कलेक्टर जो देखकर, तो सर उसे देखकर लगा कि जो कई वर्षों की जो मेहनत थी, संघर्ष जो कर रहे थे, त्याग जो कर रहे थे, उसका फल मिल गया कहीं ना कहीं। जो भी बच्चा तैयारी प्रारंभ करता है PSC की परीक्षा की, तो वो डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए ही करता है। और जैसे अर्जुन जो अपना लक्ष्य रहता है उसको केवल चिड़िया की आंख ही दिखती थी, उस तरह से मुझे भी एक ही पद दिखता था डिप्टी कलेक्टर का, और वो फाइनली मुझे प्राप्त हो गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। माता पिता, घर वाले, परिवार, गाँव, समाज
शिक्षक जितने भी हैं सभी सर सभी बहुत कहीं ना कहीं खुश हैं बहुत, और मुझे लगता है कि मेरी तैयारी में सभी का योगदान है जिसके कारण ही मेरा सिलेक्शन हो पाया है। तो मैं बहुत बहुत उत्साहित भी हूँ, और भविष्य में जो भी काम मिलेंगे मुझे और सर सीखने को मिलेगा। ये एक सिविल सेवा कहीं ना कहीं ऐसा मंच है जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, अपनी जो क्षमता है उसका सदुपयोग करने को मिलता है। तो उन नए जो कार्य मिलेंगे उसके लिए, चुनौतियों के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। और सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ बहुत बहुत, रविशंकर सर और सत्यम सर, आपने जिस तरह से जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मुझे क्लैरिटी मिली है, पॉलिटिकल साइंस हो या एथिक्स हो या हिस्ट्री हो, तो सर मुझे लगता है वो सहयोग है एक तरह से जिसके कारण ही आज सिलेक्शन हो पाया है, और जो मेरा लक्ष्य है जिस पद को प्राप्त करने का वो मुझे प्राप्त हो पाया है। जैसा कि मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ कि क्लासरूम में हमेशा जब भी हमारी बात होती थी आप हमेशा और हमेशा बस यही कहती थी सर मुझे ये पद पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो फाइनली आज आप उस पद पे पहुंच गई हैं। रवि सर भी साथ में है। जी सर। तो रवि सर थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। अब क्या विचार है आपका, इसे आप एक मंजिल की तरह लेंगे या पड़ाव की तरह? सर ये अभी तक मंजिल थी, चूंकि मुझे प्राप्त हो गई। अब मैं इसे अपने जीवन के एक पड़ाव की तरह लूँगी, चूंकि जीवन एक लंबी यात्रा ही है जिस पे निरंतर हम समय समय पर कुछ लक्ष्य बनाते हैं, उनको प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, और एक नए आगामी लक्ष्य की ओर जो अधिक ऊंचा होता है, अधिक जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं उसकी ओर निरंतर बढ़ते जाते हैं। बहुत बढ़िया। कहते थे सुंदर वन है बहुत घनेरे, जी सर। छाँव यहाँ की छलना है, जी और सर। अभी कहाँ विश्राम पथिक, अभी तो मीलों चलना है। अभी तो मीलों चलना है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। आपको एक बार पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस यात्रा के दौरान जिन ऑनलाइन संसाधनों का आपने जिक्र किया, उन ऑनलाइन संसाधनों में कौन कौन से संसाधन थे? जी सर। सर मैं ऑनलाइन हमेशा से ही कहते आई हूँ कि ऑनलाइन कई ऐसे सोर्सेस हैं जिनके द्वारा मैंने पढ़ा है, चाहे वो करेंट अफेयर्स हो या फिर यूनिट 7 का जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन हो, या फिर यूनिट 9 हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, जो पॉइंट टू पॉइंट रहते हैं, इन सारी जो छोटी छोटी यूनिट रहती है, मैंने हमेशा यूट्यूब का प्रयोग किया है। उसके लिए जो स्टडी आईक्यू एजुकेशन चैनल है, जो कि पहले स्टडी आईक्यू IAS भी था, मैं तब से ही पढ़ते आ रही हूँ, लॉकडाउन के समय से ही। तब से मैं ऑडियो जो रहती है उसकी, और जो स्टोरी टेलिंग का तरीका रहता है, उससे चीज़ें आसानी से समझ में भी आ जाती हैं और लंबे समय तक याद भी रहती हैं। तो सर मैंने उसका प्रयोग किया है बिल्कुल अध्ययन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिटिया फाइनली चयनित हो गई है, बड़ा ही भावुक मोमेंट है। कैसा आप महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत हमको तो। कभी आप मतलब ऐसे चर्चा होती थी आपकी, बिटिया बताती थी आपको कि किस तरीके से पढ़ाई चल रही है? क्या बताती ना, पढ़ने जाती थी सुबह 7-8 बजे, शाम के आती थी 7-8 बजे, दिन भर पढ़ाई करती, घर पे आके भी करती थी 12-2 बजे, 9 सुबह भी 4 बजे उठ कर करती थी पढ़ाई। तो क्या किस तरीके का सपोर्ट माहौल किस तरीके का होता था बेटा परिवार में कि आपकी पढ़ाई को लेकर के? हाँ सर, ये तो एक चीज़ है कि मेरे परिवार में हमेशा से ही बहुत सपोर्टिव रहा है मेरा जो पूरी फैमिली है। सर चूँकि हम एक छोटे से गांव से संबंध रखते हैं जहाँ पर बालिकाओं की जो शिक्षा है उसको उतना आवश्यक नहीं माना जाता है, प्राथमिकता नहीं दी जाती है, और सामान्यतः जैसे ही कक्षा 12वीं होती है अथवा ग्रेजुएशन होती है उसके बाद में विवाह कर दिया जाता है कि समय पर विवाह हो जाए तो बेहतर है। तो सर मुझे लगता है ये जो समाज की इस तरह की बाधाएं थी, मेरे माता पिता जो हैं उन्होंने उसको तोड़कर और मुझे आगे पढ़ाना का निर्णय लिया, और सर मुझे ये अवसर दिया, कहीं ना कहीं तैयारी का इतना समय दिया, और उसके कारण ही मैं। कितने भाई बहन हैं बेटा आप? सर हम 4 भाई बहन हैं, 3 बहनें, 1 भाई है सबसे छोटा। अब आगे जो आपके छोटे बहनें हैं, भाई हैं, उनकी शिक्षा के लिए आप भी मुझे लगता है कि वही रास्ता अख्तियार करने वाले हैं। हाँ सर बिल्कुल, और मैं साथ में हमारे क्षेत्र की अशोकनगर जो जिला है वहाँ की, और मेरा जो ग्राम है इकौदिया, वहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपकी जो बालिकाएं हैं आप उनको पढ़ाइए, अवसर दीजिए उन्हें, यदि उनके पढ़ने का मन है। आप जो पैसा दहेज के लिए इकट्ठा करते हैं 15-20 लाख या जो भी राशि करते हैं, उससे आधा भी यदि आप उनकी शिक्षा पर खर्च कर देंगे तो जीवन भर के लिए वो आत्मनिर्भर रहेंगी, अपने निर्णय खुद ले पाएंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत मतलब बेहतर सोच है आपकी, और बहुत बेहतर संदेश आप समाज को देना चाह रहे हैं। वास्तविकता भी यही है कि
महिला को शिक्षा की ही आवश्यकता है। अगर वो शिक्षित हो जाती है तो वो केवल एक परिवार नहीं बल्कि वो दो परिवारों को बेहतर बना देती है, जी सर, ना पीढ़ियों को बेहतर बना देती है। बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल। अच्छा विचार है आपका। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बार पुनः एक आपके लिए एक मुंह मीठा करने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्राण सिंह दागी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहली बात तो आज जो आपकी बिटिया रानी है, उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया है, और आज के बाद से हो सकता है कि आपका जो नाम है, अब ये जमाना, ये दुनिया आपको आपके नाम से थोड़ा सा कम और आपकी बिटिया के नाम से ज्यादा पहचानेगा कि ये मोना के पापा हैं। तो ये सोच के आपको कैसा फील होगा? वो तो सर पहले ही बोल दिया आपने, कोसी के नाम से चलेगा। हमको कोई जानता ही नहीं था, अब सबके फोन आ रहे हैं जी। हमें कोई जानता ही नहीं था। बड़े बड़े हमारे क्षेत्र के विधायक लोगों के, मंत्रियों के, सबके फोन आ रहे, बुलाओ यहाँ पे, हम मतलब रैली निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पहले भी आए थे, अभी फिर आ रहे हैं जी। तो पहले तो अपन उनका नंबर ही नहीं रहता था, अब खुद अपना नंबर ढूंढ रहे हैं, उनका नंबर किस पे है। जी। हाँ, हम लगा रहे हैं एक दूसरे से लेके। जितने समय से मैं आपको जानता हूँ, आपका जो सरल स्वभाव है, और उसके बावजूद भी जिस आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और हम जानते हैं ग्रामीण परिवेश में लड़कियों की शिक्षा को थोड़ा सा दबा दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम उनकी शादी और इन सब की चिंता की जाती है। आपने समाज की चिंता ना करते हुए भी अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी बेटियों को पढ़ाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। आपकी बिटिया का तो इसमें योगदान है ही, प्राण सिंह जी आपका भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। उसका भी है, बिटिया का, उसने इच्छा थी उसकी पढ़ने। ये तो सही, हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारों में भी जी, सब लोगों ने इनके साथ छोटी छोटी बेटियों की शादियां कर दी जी। और हमसे सब लोग बोलते हैं, परिवार रिश्तेदार, तुम अभी तक शादी नहीं कर रहे, कब करोगे शादी, कब करोगे शादी? अभी समय आएगा जब हो जाएगी, करेंगे शादी भी। लेकिन ये समय अब जो आया है, वही तो, इससे बड़ा समय शायद है दूसरा कोई हो सकता है। तो। मोना बेटा, आप क्या कहना चाहोगे अपने पिताजी के सहयोग के बारे में, जो उन्होंने, हम जानते हैं कि वीमेंस आज भी हमारे देश में कितनी मार्जिनलाइज्ड हैं, और उसके बावजूद भी आपके पिता ने लगातार आपकी शिक्षा में सहयोग किया, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे हम तैयारी भी करते हैं, मेरे साथ में जो और भी बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, मेरे साथ तैयारी करती हैं, तो सर सबके साथ एक कंसर्न जरूर रहता था। वो मुझसे भी कहती थी कि हमारे ऊपर शादी का बहुत दबाव है, क्योंकि ये एक परीक्षा जो है सर, वो लंबा समय मांगती है, आपसे धैर्य भी मांगती है, समय भी चाहिए रहता है। तो सर इस बात में सर मैं थोड़ा सा निश्चिंत रहती थी इस ओर से, और मैं कहती थी कि मेरे ऊपर नहीं है शादी का दबाव, परंतु सर वो इसी कारण था कि मेरे माता पिता के कारण, समाज द्वारा इस वर्ष से पहले तक, चूंकि इस वर्ष में मेरा रिजल्ट आ गया था, अब तो सब कह रहे हैं कि अच्छा कि आपने पढ़ाया और पढ़ाओ, सारी चीज़ें। जनवरी में पहला रिजल्ट आया था, इसके पहले तक मुझे पता है मेरे माता पिता को हर तरह से कॉल्स आते थे, दबाव बनाया जाता था कि शादी के लिए इतनी उम्र हो गई है, या फिर बालिकाएं, तीन बालिकाएं हैं तो आप कर लीजिए, शादी कर लीजिए, तो प्रेशर रहता था। पर मुझे लगता है मेरे जो माता पिता हैं वो एक ढाल की तरह खड़े हो गए कि जहाँ से जो भी ताने आए, जो भी प्रहार हुए, वो उनने सह लिए, तो वो कभी मुझ तक पहुँच नहीं पाए। इसीलिए मैं अपने जितनी भी बालिकाएं हैं, मेरी मित्र वगैरह रहती थी, तो मैं उनके सामने कॉन्फिडेंस से कह पाती थी कि इस तरह का दबाव मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि वो माता पिता ने रोक लिया है ढाल बनकर कहीं ना कहीं, जो समाज की ओर से आ रहा है। तो सर मैं उसके लिए सदैव मेरे पापा जी जो है उनको धन्यवाद रहूँगी, और मेरी माता जी भी जो है उनका भी बहुत योगदान है, उनका भी हमेशा सर जीवन पर्यंत मैं आभारी रहूंगी कि उन्होंने अवसर दिया मुझे जी तैयारी के लिए। बाकी लड़कियों को कोई मैसेज देना चाहें आप, या फिर 2026 2026 या 2027 की तैयारी कर रहे जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहे, खासकर लड़कियों को मैसेज देना चाहे, तो आप एक मैसेज ऐसा दें कि ताकि उनको भी आपकी इस मैसेज से कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में बहुत ज्यादा फायदा मिले। जी सर, बिल्कुल। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी 26 का एग्जाम भी आने ही वाला है, तो आप पूरी लगन के साथ, श्रद्धा के साथ तैयारियां कीजिए। और एक चीज़ जो मुझे लगता है तैयारी में सबसे ज़रूरी है, वो है समर्पण। जब तक आप किसी एग्ज़ाम के लिए 100% समर्पित नहीं होंगे, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और यदि एक बार पूर्ण निष्ठा के साथ आप यदि 100% समर्पित हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, तो वो आपका ज़रूर निकलेगा, आप सबका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा। मैं भी एक सामान्य सी बालिका हूँ, मुझे पहले स्कूल के समय पर पता भी नहीं था कि MPPSC जैसा कोई एग्ज़ाम होता है, इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। परंतु चूंकि मेरा यदि हो सकता है, मैं इतने सामान्य परिवार से आकर, मेरा सर जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, मैं पहली सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी पहली मैं ही हूँ। इसके पहले तक सभी किसान परिवार हैं, किसी को कोई जानकारी भी नहीं थी और अवसर भी नहीं थे।
तो मुझे लगता है मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। अभी तो रिसोर्सेज सारे ऑनलाइन मिल भी जाते हैं, और अगर आप ठान लें आपको तैयारी करनी है तो जो यूनिवर्स रहता है वो खुद चीज़ें इकट्ठी करते जाता है। वो जैसा कथन है कि मैं चलता गया कारवा बनता गया, उस तरह से। और यदि विपरीत परिस्थितियां भी आ रही हैं आपके जीवन में, तो आप ये सोचिए कि आप अर्जुन हैं, इसीलिए आपको युद्ध के लिए चुना गया है। चुनाव उसी का होता है युद्ध के लिए जिसके बारे में ईश्वर को पता रहता है कि इसके कंधे मजबूत हैं और इतने दबाव सह पाएगा, ईश्वर भी उसी को देते हैं।